आज एक उत्पादक के दीर्घकालीन व्यवहार से संबंधित प्रश्न शामिल कर रहे हैं। एक उत्पादक का दीर्घकालीन व्यवहार पैमाने के प्रतिफल नियम से संबंधित होता है। पैमाने के प्रतिफल दीर्घकालीन उत्पादन फलन पर आधारित होते हैं। जब एक उत्पादक अपने सभी साधनों में और अपने प्लांट्स के आकार को बदल सकता है, ऐसी स्थिति में उसका उत्पादन किस प्रकार बदलता है और किस प्रकार इस नियम के आधार पर एक उत्पादक अपने ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर पहुंचता है। तो पहला प्रश्न है, पैमाने के प्रतिफल से संबंधित सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला विकल्प है, ये दीर्घकालीन उत्पादन फलन पर आधारित होते हैं। चूंकि पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत अपन सभी साधनों को बदल सकते हैं और उसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखा जाता है, इसलिए पहला कथन यहाँ पर सही है। दूसरा है, इसमें साधनों का अनुपात स्थिर रहता है। पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत सभी साधनों को समान अनुपात में बदलकर उसका उत्पादन पर प्रभाव देखा जाता है, इसलिए यह कथन भी सही है। तीसरा है, फर्म के लिए साधनों की कीमतें स्थिर मानी जाती हैं। पैमाने प्रतिफल नियम के अंतर्गत सभी साधनों की कीमतों को स्थिर मानने की मान्यता ली जाती है, इसलिए यहाँ पर सारे कथन पैमाने के प्रतिफलों की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफलों का क्या कारण है? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल एक फर्म को प्राप्त होने वाली आंतरिक और बाह्य वस्तुओं के कारण से प्राप्त होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ए है। पैमाने की आंतरिक वस्तुएं एक फर्म को तब मिलती हैं जब फर्म अपना स्वयं का विस्तार करती है, और बाह्य वस्तुएं तब प्राप्त होती हैं जब अन्य फर्में विस्तार करती हैं। इस तरह से केवल आंतरिक वस्तु और केवल बाह्य वस्तुओं से ही बढ़ते प्रतिफल नहीं मिलते, और बाह्य जो अवस्थें और आंतरिक अवस्थें होती हैं इस कारण से पैमाने के घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं, इसलिए सही उत्तर विकल्प ए है। अगला प्रश्न है, पैमाने की आंतरिक वस्तुओं या इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में निम्न में से शामिल नहीं है। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक फर्म को प्राप्त होती है जब वह अपना विस्तार करती है। इसमें पहला उदाहरण है, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण से संबंधित बचतें। जब एक फर्म अपने श्रमिकों को उनकी विशेषज्ञता के आधार पर कार्य का विभाजन करती है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है और उत्पादन बढ़ता है। ये आंतरिक वस्तुओं का उदाहरण है। दूसरा है, साधनों की अविभाज्यता। एक फर्म जब बड़े साधन का प्रयोग करती है जो कि विभाजित नहीं हो सकता, तो उत्पादन में विस्तार के साथ साथ उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। यह भी आंतरिक वस्तुओं का उदाहरण है। इसी तरह से प्रबंधन, विक्रय और विज्ञापन संबंधी वस्तुएं भी एक फर्म को प्राप्त होती हैं। ये भी आंतरिक वस्तुओं का उदाहरण है। सहायक उद्योगों का विकास, जिसका लाभ फर्म को स्वयं के कारण से न होकर अन्य फर्मों के कारण से होता है, इसलिए ये बाह्य वस्तुओं का उदाहरण है, इसलिए विकल्प से यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्पादन के पैमाने में विस्तार के साथ साथ सभी फर्मों को जो लाभ प्राप्त होते हैं उसे पैमाने की बाह्य वस्तुएं कहा जाता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब। अगला प्रश्न है, जब बड़े पैमाने पर एक फर्म अपने उत्पादन को विस्तार करती है तो उसे बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है जो कि उसे सस्ता मिल जाता है। ये किस प्रकार की इकोनॉमीज ऑफ स्केल का उदाहरण माना जाता है? हम सभी जानते हैं कि एक फर्म जब अपने उत्पादन का विस्तार करती है तो उसे अधिक मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और बल्क में और बड़ी मात्रा पर जब कोई फर्म कोई सामान खरीदती है तो वह उसे सस्ते में मिल जाता है। तो ये एक फर्म है उसको आर्थिक लाभ प्रदान करता है और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करता है। इस कारण ये धन संबंधी आंतरिक वस्तुओं का उदाहरण है। धन संबंधी आंतरिक वस्तुएं एक फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके उसको बढ़ते प्रतिफल प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, सीमांत लागतें किस प्रकार के प्रतिफल की स्थिति में कम होती है? इसका सही उत्तर है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति में। जब एक फर्म को बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं तो उसकी सीमांत और औसत लागत दोनों कम होती हैं। पैमाने के समान प्रतिफल की स्थिति में ये दोनों समान रहती हैं, और पैमाने के जब घटते प्रतिफल एक फर्म को प्राप्त हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में औसत और सीमांत लागत दोनों में वृद्धि होती है। औसत स्थिर लागत के बारे में सही कथन नहीं है। पहला है, ये उत्पादन में विस्तार के साथ साथ निरंतर कम होती जाती है।
इस वक्र का आकार चूंकि ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, जो कि उत्पादन में विस्तार के साथ इसकी कमी को बताता है, इसलिए पहला कथन सही है। दूसरा है, इसकी आकृति आयताकार हाइपरबोला होती है। वह इस कारण से क्योंकि इस वक्र के नीचे जितने भी रेक्टेंगल्स बनते हैं जो कि कुल स्थिर लागत को बताते हैं, उनका एरिया समान होता है। ये वक्र कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को स्पर्श नहीं करता है, इसलिए कभी भी शून्य नहीं हो सकता। इस कारण से इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प से, ये एक्स एक्सिस को छूता है। अगला प्रश्न है, सीमांत लागत पर किस लागत का प्रभाव नहीं पड़ता? सीमांत लागत लागत में हुए उस परिवर्तन को बताती है जब एक उत्पादक उत्पादन की एक इकाई का विस्तार करता है। चूंकि ये एक परिवर्तनशील लागत है और इस पर कुल स्थिर लागत का प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ विकल्प ब इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक साधन अपने सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग में जो प्राप्त कर सकता है उसे किस प्रकार की लागत में शामिल करते हैं? तो इसका सही उत्तर है अवसर लागत। अवसर लागत एक साधन को द्वितीय श्रेष्ठतम विकल्प में प्राप्त होने वाला जो मूल्य है उसे कहते हैं। अस्पष्ट लागत एक साधन के स्वयं की जो सेवाएं होती हैं उनके बदले प्राप्त होती है, और आर्थिक लागत में अस्पष्ट और स्पष्ट दोनों प्रकार की लागतें शामिल होती हैं। वास्तविक लागतें वे लागतें होती हैं जो एक उत्पादक को अपने उत्पादन में उठाए गए कष्ट और परिश्रम के बदले प्राप्त होती हैं। औसत लागत और सीमांत लागत के संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनके बारे में पहला कथन है, जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत उससे अधिक तेजी से घटती है। जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत उससे अधिक होती है, यह भी सही कथन है। और जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत उससे कम होती है, यह उन दोनों के संबंध के बारे में सही नहीं है। चौथा, सीमांत लागत जब औसत लागत को काटती है तो वह औसत लागत का न्यूनतम बिंदु होता है। इस तरह से विकल्प स यहाँ पर इन दोनों के संबंध की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, औसत लागत बराबर होती है कुल लागत में जब उत्पादन की इकाइयों का भाग देते हैं तो औसत लागत प्राप्त होती है। इसी तरह से औसत स्थिर लागत में जब औसत परिवर्तनशील लागत को जोड़ते हैं तो भी औसत लागत प्राप्त होती है। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के योग में जब उत्पादन की इकाइयों का भाग देते हैं तो भी औसत लागत प्राप्त होती है। इस तरह से ये सभी सही विकल्प हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घकाल में एक फर्म का अनुकूलतम उत्पादन बिंदु कौन सा होता है? दीर्घकाल में एक फर्म औसत स्थिर लागत के न्यूनतम बिंदु पर संतुलन में होती है, जहां वह इष्टतम प्लांट का उपयोग करते हुए अनुकूलतम उत्पादन बिंदु पर होती है। इस तरह से विकल्प स इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन कुल लागत के बारे में सही कथन कौन सा है? पहला है, इस वक्र का जो आकार होता है वो रिवर्स एस शेप होता है। ये बिल्कुल सही कथन है। वह इस कारण से क्योंकि पैमाने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं वो प्रारंभ में बढ़ते हैं और एक सीमा के बाद घटने लगते हैं। दूसरा, ये सदैव अल्पकालीन लागत से कम या उसके बराबर होती है। दीर्घकालीन जो लागतें होती हैं वो अल्पकालीन लागतों से कभी भी अधिक नहीं होती हैं, या तो उनसे कम होंगी या उनके बराबर होंगी। तीसरा, दीर्घकालीन जो कुल लागत वक्र है वो अल्पकालीन लागत वक्रों का एक आवरण वक्र होता है। वे इसलिए क्योंकि ये लागतें अल्पकालीन लागतों से अधिक नहीं हो सकती। इस तरह से यहाँ पर तीनों कथन दीर्घकालीन कुल लागत की सही व्याख्या है। विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का यू आकार किस कारण से होता है? ये इस कारण से क्योंकि दीर्घकाल में वो एक उत्पादक पैमाने के प्रतिफलों के अंतर्गत उत्पादन करता है, और प्रारंभ में पैमाने के प्रतिफल बढ़ने के कारण से ये नीचे की तरफ गिरता है, और एक सीमा के बाद जब प्रतिफल घटने लगते हैं तो दीर्घकालीन औसत लागत ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। इस कारण से इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प व पैमाने के प्रतिफलों के कारण।